फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों, आज जो है अपन कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का जो है आज दूसरा भाग उसमें देखेंगे कि आज जो है हम किस प्रकार से JK मेहता के द्वारा बताए गए उनके है ना बारे में हमने पढ़े थे। तो उसी का आगे देखेंगे। आज जो है दूसरे भाग में असाम्य की अवस्था से तात्पर्य उस मन स्थिति से है जब मनुष्य का मन बाह्य आकर्षणों के कारण विचलित होता रहता है। इसी असम्य के फलस्वरूप उसे वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। यहाँ पर बताया गया बच्चों किस प्रकार हमारा जो मन है एक जगह स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि समय के अनुसार देखते हुए वस्तुओं के अनुसार उसमें क्या होता है, हमारा मन बदलते रहता है ना। आवश्यकताओं को पूरा करने की लालसा जितनी अधिक की जाती है, मनुष्य की मानसिक स्थिति उतनी ही अधिक विचलित होती रहती है। मतलब हम देखते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो एक से ज़्यादा संख्या में दिखाया जाता है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है दिमाग उसमें काम नहीं करता कि किसको लें किसको ना लें, ऐसे करके ना, जिससे कि उसके उतने ही अधिक पीड़ा का अनुभव होता है। इसके विपरीत सम्य की अवस्था मनुष्य की वह मनोदशा है जब उसमें मन पर ब्रह्म बाह्य आकर्षणों का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हमको ये चीज़ लेना है वही चीज़ लेना है, इसमें किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न नहीं होता है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है फलस्वरूप उसका मन विचलित नहीं हो पाता है। ऐसे अवस्था में मनुष्य पूर्ण तृप्ति तथा वास्तविक सुख का अनुभव करता है। तो अगला दिखाया बताया गया प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की कुछ विशेषता बताया गया। बच्चों ध्यान देंगे इसमें। पहला देखिए, प्रोफेसर मेहता की परिभाषा मनोविज्ञान और नैतिकता पर आधारित होता है। मनोविज्ञान जो सोचे समझे जो नैतिकता वो करते हैं, जबकि एडम स्मिथ से लेकर रॉबिन्सन तक सभी के अर्थशास्त्र की परिभाषा भौतिकता के आधार पर सिमट कर रह गई है। अगला देखेंगे, प्रोफेसर मेहता जो संतुष्टि के स्थान पर चिंतन सुख को मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं। मतलब जो सोचे समझे उसी को है ना। और इस दृष्टि से उन्होंने भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों का अनुकरण किया है। प्रोफेसर जो है मेहता के विश्लेषण के अनुसार अर्थशास्त्र एक जो है आदर्शवादी विज्ञान है, तो इसके केवल वास्तविक विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। बच्चों अगला देखेंगे यहाँ पर जो है प्रोफेसर मेहता के अनुसार मानवीय व्यवहार का लक्ष्य सम्य की अवस्था को प्राप्त करता है, और यह ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है जो स्वाभाविक भी और तर्कपूर्ण भी है। तो अगला देखते हैं मेहता की परिभाषा की आलोचना कैसे होता है। पहला, अव्यावहारिक एवं काल्पनिक धारणा। मतलब उनका जो व्यवहार है काल्पनिक कहा जाता है, धारणा का है ना। पहला आरोप लगाया जाता है यहाँ पर कि सामान्य व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्ति को अपना उद्देश्य नहीं मानता है, तथा वह ना ही वह अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए सहज तैयार हो पाता है। साधारण व्यक्ति का उद्देश्य तो केवल अपनी अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि को अधिकतम बनाए रखना। सभी चाहते हैं कि हमको अच्छा से अच्छा या अधिक से अधिक हमको संतुष्टि मिल सके। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति मेहता द्वारा बताए गए जीवन दर्शन का आचरण नहीं करता, इसलिए मानव व्यवहार को इतना तर्कपूर्ण एवं विवेकशील मानना प्रायः एक भ्रम है। इस प्रकार मेहता का दृष्टिकोण काल्पनिक है, कहते हैं यहाँ पर। दूसरा है अर्थशास्त्र के अस्तित्व की समाप्ति। मतलब यहाँ से बताया गया अर्थशास्त्र की अस्तित्व की समाप्ति। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र आवश्यकता रहित अवस्था में पहुँचने का एक साधन है, परंतु यह प्रश्न यह उठता है कि यदि आवश्यकता ही नहीं रहेगा तो कार्य करने की प्रेरणा या आर्थिक प्रयास कौन करना चाहेगा। हाँ, यहाँ पर सच बोला गया, क्योंकि जब तक हम चाह नहीं रहेगा तो हमको कौन इसके जो आर्थिक प्रयास करेगा और किसके लिए करना चाहेगा। जब आर्थिक क्रिया ही समाप्त हो जाएगी तो अर्थशास्त्र का अंग भी समाप्त हो जाएगा। तो अगला बताया गया है अर्थशास्त्र का क्षेत्र संबंधी दोष। मतलब कौन कौन से क्षेत्र है। जो प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा धर्मशास्त्र के साथ मिला दिया गया है, जिसके उनका न केवल महत्व को कम हो गया बल्कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी निश्चित हो गया है, निश्चित नहीं है बताएं। अगला है विज्ञान का स्वरूप। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान माना है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ वास्तविक विज्ञान भी कहा गया है। तो ये जो है प्रोफेसर मेहता की क्या है अवधारणा के अंतर्गत था। अब देखें पाश्चात्य आर्थिक विचारक, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स थेनर्स। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में भी गहरा मतभेद रहा है। तो अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर अब तक पाश्चात्य विचारों द्वारा इस
विचारकों द्वारा इस विज्ञान की इतनी अधिक परिभाषा दी गई, उनमें से किसी एक का उचित परिभाषा का चुनाव करना कठिन हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा। देखो ध्यान, अर्थशास्त्र जो एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा गया है और अल्फ्रेड मार्शन ने इसे कल्याण का शास्त्र माना गया है तथा रॉबिन्सन ने इसे दुर्लभता या सीमितता साधन कहा गया है बच्चों यहाँ पर। तो सैमुअल जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री को इसे विकास मुक्त शास्त्र का रूप देने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि परिभाषा की इस विविधता के बाद भी अर्थशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा आज तक नहीं दी गई बताया गया है। इस निरर्थक वाद विवाद के बारे में व्यंग करते हुए प्रोफेसर किन ने ठीक ही कहा है, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया गया है। इस प्रकार श्रीमती बारबरा बूटन का यह कहना है कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं तो वहाँ 7 मत हुआ करते हैं, एक एक्स्ट्रा निकल कर आता है बोला यहाँ पर, है ना। हालांकि अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी वाद विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अर्थशास्त्र की उपलब्धि सभी परिभाषाओं को तुलना विश्लेषण कर लिया जाए। ये बात सही बोला गया है, जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। अध्ययन में यहाँ पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमें निम्नांकित पश्चात विचारकों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो पहले यहाँ पर धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया। इसमें समूह में एडम स्मिथ जो कि JBC है ना, JB से वाकर आदि अर्थशास्त्री को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन एडम स्मिथ जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता समझे जाते हैं के द्वारा सन 1776 में लिखित पुस्तक एन इक्वेरेंसी इनटू द नेचर एंड कैश ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज के प्रकाशन से अर्थशास्त्र स्पष्ट रूप से सामने आया है। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बतलाया है। फिर यहाँ देखें एडम स्मिथ के अनुसार बोला है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्र की संपत्ति की प्राकृतिक एवं कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। इस प्रकार धन का विज्ञान है। JCB के कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तीसरा वाकर के शब्द में बोला गया, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर तीनों ने धन के बारे में ही बताया गया लेकिन अलग अलग। तो आगे देखें बच्चों, यहाँ पर साधारणतः भाषा में धन से तात्पर्य मुद्रा से लिया गया है, किंतु अर्थशास्त्र में धन शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। इन परिभाषाओं को केंद्र बिंदु जो है धन होता है। अगला देखें, धन संबंधी परिभाषा की विशेषता बताया, धन विज्ञान है बोला गया यहाँ पर। फिर धन का अध्ययन जो है राज्य संबंधी में किया जाता है। तीसरा बताया धन विषय सामग्री धन है या मनुष्य की गौण स्थान प्रदान करता है। चौथा यहाँ पर परिभाषा के अनुसार मानवीय सुखों का आधार माना है धन को। और इसके बाद पांचवा दिए, इन परिभाषाओं में एक ऐसा आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो स्वतः की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करते हैं। अगला देखेंगे, इन परिभाषाओं के अनुसार व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र समृद्धि संभव हुआ है। अगला देखेंगे, धन संबंधी परिभाषा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशन। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाने से इंग्लैंड के पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने अधिक धन कमाने के लालच में श्रमिक स्त्रियों एवं बच्चों का शोषण करना आरंभ कर दिया। धन के लालच में देखो वहाँ पर बताया गया है किस प्रकार जो है स्त्री और श्रमिकों छोटे बच्चों का शोषण करते रहना पड़ा। इससे देश में धन का उत्पादन तो बढ़ा किंतु उसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य में चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप परिणाम स्वरूप क्लाइयल रस्किन, विलियम्स मॉरिस, लॉर्ड है ना, चार्ल्स डिकेंस जैसे विद्वानों ने अर्थशास्त्र कटु आलोचना की थी। इन सब मिलकर है ना, इन लोगों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की विद्या, रोटी मक्खन का विज्ञान तथा घृणित विज्ञान कहा कर हिंदी की इन प्रमुख आलोचनाएं किया गया है। तो ध्यान देंगे बच्चे, धन संबंधी परिभाषा की आलोचना में धन पर आवश्यकता से अधिक बल, मतलब धन ज़्यादा कमाना है, मोर इन्फेसिस ऑन वेल्थ। तो इसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी भाषा में धन पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया, जो कि परिभाषा का सबसे बड़ा दोष कहा गया है। आगे देखते हैं, वास्तव में धन मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने का साधन मात्र है, साध्य तो मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि। क्योंकि देखो साधन हमको जरिया है लेकिन साध्य जो है करता है मनुष्य ही करता है बेटा, है ना। धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है, यूज ऑफ वेल्थ इन नैरो मीन्स। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने धन का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से लगाया जाता था
जबकि वह भौतिक सेवाएं जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, गायक, नर्स की सेवाओं को धन में सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन इन भौतिक सेवाओं के द्वारा भी धन का कमाकर धन की आवश्यकता को संतुष्टि की जा सकती है। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा धन संपदा का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाना उचित समझा। अगला देखेंगे बेटा आर्थिक जो है आर्थिक मनुष्य की कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स मैन। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में एक ऐसे ही मनुष्य की कल्पना की है जो हमेशा स्वार्थ एवं धन कमाने के भाव से प्रेरित होकर करता है। उस पर दया, प्रेम, करुणा, अनुसहानुभूति, राष्ट्र भाव, भक्ति, कर्तव्य भावना जैसे नैतिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वह जगत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगला देखेंगे बेटे अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र, छोटा क्षेत्र। तो नैरो स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया है जो सुख में उपयोग करते हैं। उन्होंने अभौतिक सेवा जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक सेवा को सम्मिलित नहीं किया है। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया, छोटा कर दिया। उपयुक्त जो है आलोचना का कारण ही 19वीं शताब्दी के अंत में धन संबंधी परिभाषा पर त्याग कर दिया गया। अगला पढ़ेंगे बच्चों, वहाँ पर देखेंगे कल्याण संबंधी परिभाषा। गुड डे बेटा आज के लिए।